था FEXT इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पेरेंट न्यूक्लियस रुका हुआ है, इसलिए उसका लीनियर मोमेंटम 0 है। ये पेरेंट न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, m1 मास m2 मास। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मोशन करेंगे। उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, पेरेंट न्यूक्लियस लैब में रखा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात PI इक्वल टू क्या होगा, PF, या PF इक्वल टू क्या होगा, PI, एक ही बात है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स है वो कैसे हैं, इंटरनल। आपने सुना होगा फोर्सेस के नाम, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। PI के प्लेस पर क्या लिखेगा, इस PI के प्लेस पर क्या लिखेगा, 0 0, ठीक है। PI के प्लेस पर 0। PF के प्लेस पर क्या लिखें, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का मोमेंटम, सेकंड पार्ट का मोमेंटम। और देखें 0 इक्वल टू P1 क्या होगा, M1 V1, P2 इक्वल टू क्या होगा, M2 V2। अगर आप ट्रांसफर कर दें तो M2 V2 इक्वल टू होगा माइनस ऑफ M1 V1। तो एक किसी भी एक पर माइनस लगा दें, M2 V2 इक्वल टू मैंने लिख दिया माइनस ऑफ M1 V1। तो V2 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ M1, है ना। तो नल वेक्टर याद आया कुछ, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0। तो इसको आप किसी से भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वापस वही आता है। तो यहाँ आप अगर नल वेक्टर लिख भी दें फर्क नहीं पड़ता है ना, या यहाँ नल वेक्टर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं। M1 अपॉन M2 इंटू V1, वैक्टर कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, V1 V2 जहां जहां दिख रहे हैं सब पर वेक्टर अप्लाई करना है। अब ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है, इस फाइनल एक्सप्रेशन से जो क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा है, शो करने के लिए कहा है, वो शो हो भी रहा है। V2 इक्वल टू माइनस M1 अपॉन M2 इंटू V1। तो क्या पता लग रहा है इस इक्वेशन से कि V2 V1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कौन बता रहा है, ये नेगेटिव साइन, दी माइनस साइन शोज दैट, आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इन अबाउ रिजल्ट the minus sign shows that the two part must move in opposite directions। तो आगे बढ़ सकते हैं ना, यस आगे बढ़ सकते हैं सर। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें यहाँ समझने में बहुत टाइम लग जाए, बट कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, और वही आपको फाइनली दिमाग में फ्रीज कर लेना चाहिए। पेरेंट न्यूक्लियस पर, मेन न्यूक्लियस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इसलिए सिस्टम का टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, इनिशियल मोमेंटम भी, फाइनल मोमेंटम भी सेम रहेगा। अब P1 और P2 का सम क्या आएगा, 0। इसका मतलब ट्रांसफर करोगे तो P1 इक्वल टू माइनस P2 या P2 इक्वल टू माइनस P1,
और इससे आपको V2 का एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर M1 अपॉन M2 तो एक फैक्टर है ना, स्केलर है, V2 वेक्टर है, V1 वेक्टर है, और बीच में एक माइनस साइन है। ये माइनस साइन बता रहा है कि V2 और V1 अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मेन कॉन्सेप्ट था मोमेंटम चेंज नहीं होगा, पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो ही होगा। तो P1 P2 का सम हमने जीरो के इक्वल किया, काम हो गया। 18th क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखिए आप लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिएगा इस मैं रीड करता हूं। 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास, आप मास लिख सकते हैं, स्मॉल m इक्वल टू 0.05 kg moving in opposite direction with a speed 6 meter per second collide and recoil with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में दो डायग्राम आप देख लें। बिलियर्ड की एक बॉल है ऑफ मास m, बिलियर्ड की दूसरी बॉल है ऑफ मास m, दोनों सेम स्पीड से आ रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, सेम स्पीड से आ रही है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। बताइए T1 कितना है, T इनिशियल कितना है, mv। इस बॉल के लिए P इनिशियल कितना है, mv। मोमेंट मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि मास सेम है, स्पीड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है किसका, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। ठीक है, दूसरा डायग्राम देखिए, इन दोनों के बीच में होगी कोलिजन, कोलिजन के बाद ये बाउंस बैक करेगी, दोनों बिलियर्ड्स की बॉल एक दूसरे से दूर जा रही है, मास तो वही है, स्पीड भी उतनी ही है, क्या चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा मैग्नीट्यूड mv, फाइनल मोमेंटम यहाँ भी होगा mv। यहाँ मैंने p लिखा है, pf लिखा है, यहाँ pi डैश लिखा है या pf डैश लिखा है। अब आपको सोचना है कि एक बॉल दूसरी बॉल पर, बॉल ए बॉल बी पर कितना इंपल्स अप्लाई कर रही है। तो हमें एक थ्योरम पता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, याद आ गई होगी आपको। अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, यस सर, इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे आप बता सकते हैं ए बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, ए बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। पी आई माइनस पी एफ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सीधी सीधी बात, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। फॉर बॉल ए, फॉर बॉल ए बॉल के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा चेंज इन मोमेंटम। और डायग्राम से अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, देखो मैंने क्या किया, कोई मुझे यहां बताओ क्या किया है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन, इन दोनों डायग्राम को देखें आप, इन दोनों डायग्राम से पता लग रहा है, ये वाला एरो, ये वाला एरो, पी का मैग्नीट्यूड mv है, pf का मैग्नीट्यूड भी mv है, इसका मतलब पी pf मैग्नीट्यूड में सेम है। एरोज को आप देखें, एरोज ऑपोजिट है, तो इन दोनों डायग्राम से मुझे क्या पता लग रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ pf, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो मैंने पी के प्लेस पर क्या लिख दिया, माइनस pf। अब आप सोच सकते हैं pf प्लस pf, ये प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस,
तो आप आगे भी सोच सकते हैं ट्वाइस ऑफ पी एफ, तो आप और आगे भी सोच सकते हैं आई इक्वल टू एम वी, तो पी एफ क्या है, एम बी है, पी आई भी एम बी है। तो दोनों मोमेंटम मैग्नीट्यूड में तो सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए मैंने लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज पी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एस, माइनस ऑफ पी एस, है ना। आपको यहाँ पर वेक्टर अप्लाई कर देना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, है ना। हो गया काम यहाँ तक। और यहाँ पर Yes, sir. वेक्टर है ना, तो यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ, दिस इज ओके। आप थोड़ा बात को समझ लें, है ना। अंदर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड लगा दे, क्योंकि इंपल्स क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। तो ये बात ठीक है, यहाँ भी बात ठीक है। और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, अब हम 2pf लिख देते हैं। नो वेक्टर नो नीड ऑफ मॉड, अगर वेक्टर नहीं है तो मॉड की नीड भी नहीं है। सो I इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम बी, तो I आपको पता लग जाएगा। बताइए मास आपने लिखा था कुछ 0.05 kg, स्पीड कुछ लिखी थी, बताएं स्पीड। 6 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही, 6 मीटर। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 0.05 इंटू 6 कितना आ रहा है, 0.6 0.6 kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। और एक बात और पूछिए इसमें, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल पर इतना इंपल्स अगर अप्लाई कर रही है तो सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल पर कितना इंपल्स अप्लाई कर रही होगी। सेम है ना, तो सेकंड बॉल फर्स्ट पर, फर्स्ट बॉल सेकंड पर इक्वल इंपल्स अप्लाई करती है, इसलिए आफ्टर कोलिजन दोनों ही बॉल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। समझ रहे हैं बात को, कोलिजन के बाद दोनों बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में, रीजन एक दूसरे पर इक्वल इंपल्स अप्लाई करती है बॉल्स। 19th क्वेश्चन देख सकते हैं आप। A shell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg. Okay. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, ठीक है, what is the recoil speed of the gun? तो मास मुझे आप बता देना, स्पीड कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे मास बता देना कॉइल का, सॉरी शेल का, गन का, और स्पीड है 80, शेल की स्पीड है ना। तो शेल मतलब कोई, है ना, बुलेट जैसा मेटालिक शेल है, तो उस मेटालिक शेल का मास बताइए कितना है। मास ऑफ शेल, क्वेश्चन नंबर 19, मास ऑफ शेल 0 पॉइंट, सही देखिए, ठीक है। मास ऑफ गन 100 kg दिख रहा था शायद, आई थिंक। और क्या बताया, स्पीड ऑफ शेल, यस 80 मीटर पर सेकेंड, सब कुछ ठीक है ना। सर मास ऑफ शेल 0.020 है। हाँ, ये जो 2 के बाद है ना, आप चाहे जितने जीरो लगा सकते हैं, इसका मतलब वही है ना। आपसे मैं कहूं 0.1, या आपसे मैं कहूं 0.10, या आपसे मैं कहूं 0.100, इन सबका मतलब एक ही है, 0.1, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, बहुत बार आपके पास वैल्यू होती है 2.0 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, आप पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा दें। ओके, तो पता क्या करना है, गन का जो मास है ना, दिस इज फॉर गन, गन के लिए रिकॉइल स्पीड पता करनी है, आई थिंक। बताइए आप, ठीक है ना, कुछ बताइए, रिकॉइल स्पीड ही पता करनी है ना, कोई बोल नहीं रहा है। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन पता करनी है, कैसे पता करें भाई, कोई बताइए, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन कैसे पता करें, कोई कॉन्सेप्ट। इजी क्वेश्चन है इसलिए आपसे बात कर रहा हूं मैं, जल्दी बताइए जिसको भी आइडिया आ रहा है।
रिकॉइल स्पीड ऑफ गन कैसे पता करें? आवाज नहीं आई अभी तक तो। हाँ भाई, नहीं बताएंगे? आइडिया नहीं आ रहा आई थिंक। एक्चुअल में अगर गन है तो गन के अंदर ही तो शेल भी है, गन शेल दोनों रुके हुए हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब जब गन से बुलेट को फायर करते हैं, शेल को फायर करते हैं, तो क्या फोर्स एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है? इतना बताओ। जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं या शेल को फायर करते हैं तो फोर्स इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? थोड़ा सोचें, फोर्स इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? सर इंटरनल। इंटरनल होता है। गन के अंदर कुछ प्रोसेस होता है, गन के अंदर ही कुछ प्रोसेस होता है, तो फोर्स इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। बात पता लग गई ना? हो गया काम हमारा। तो E एक्स टी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, मतलब 0। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो हमें पता है मोमेंटम चेंज नहीं होता। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। सिस्टम का, सिस्टम मतलब गन प्लस शेल, गन प्लस शेल दोनों का मिलकर इनिशियल मोमेंटम 0 है, दोनों का मिलकर फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो अब हम डिले नहीं करते हैं, 0 इक्वल टू एम वी प्लस एम वी को चेंज करते हैं, V1 V2। तो आपको V1 पता है, शेल का स्पीड पता है, ठीक बात है ना? तो काम शुरू कीजिए, बताइए क्या होगा। मोमेंटम ऑफ शेल प्लस मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू 0, यह है फाइनल। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इससे हमने स्टार्ट किया, ये समझ लो आप। बिकॉज F एक्सटर्नल इज 0, सो अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। बिकॉज F ext इक्वल टू 0, सो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल 0 है और P फाइनल ये है। अब अगर ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा? कैपिटल M V2 इक्वल टू स्मॉल m V1 विद नेगेटिव साइन। देखो अप्लाई किया हुआ है मैंने एरो सब जगह, नल वेक्टर भी अप्लाई कर दिया बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो m V2 इक्वल टू क्या होगा? m V1, कैपिटल M V2 इक्वल टू स्मॉल m V1। V2 इक्वल टू क्या होगा? इसका मतलब हमने क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन नहीं है, मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉड ले लिया, स्मॉल m V1 अपॉन कैपिटल M। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, आपको स्मॉल m कैपिटल M V1 गिवन है। पता कीजिए स्पीड कितनी है, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। पीछे की तरफ गन रिएक्ट करती है, एक्शन रिएक्शन होता है, तो एक्शन होता है, शेल आगे जाती है, गन पीछे आती है। तो गन किस स्पीड से पीछे आएगी अभी पता लगेगा। 0.02 into 80 upon 100। सर 0.016। 0.016 मीटर पर सेकेंड, ट्रू। इस स्पीड से गन पीछे आएगी। आई थिंक सबका आंसर मैच करना चाहिए, थोड़ा बता दें, जल्दी बता दें भाई। यस सर। तो कॉन्सेप्ट समझ गए, स्टार्ट कैसे करना है एग्जाम में। बिकॉज F एक्सटर्नल 0, आपने ही कहा इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल नहीं है, तो मैंने भी यही लिखा है एक्सटर्नल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिजिक्स कहती है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? इनिशियल फोर्स, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इनिशियल मोमेंटम है ही नहीं तो 0 लिख दिया, फाइनल मोमेंटम दोनों का मिलकर कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, फॉर्मूला तो लिख दिया हमने, है ना। ट्रांसफर किया, मॉड लिया, जो पता करना था वो पता कर लिया। ओके 20 क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है देखिए, सर ये a समझ में batsman नहीं आया deflects a ball। क्या कह रहे हो? सर, ये रिकॉइल स्पीड ऑफ गन समझ में नहीं आया सर। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन समझ में नहीं आया,
तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, है ना। कुछ डायग्राम बनाते हैं, चलिए गन का, तो गन का कुछ डायग्राम बनाते हैं, है ना। यहाँ पर कोई गन है लेट, है ना, तो कुछ गन हमने बनाई, अंदर बुलेट है और ये गन है, बुलेट रुकी हुई है, गन भी रुकी हुई है, दोनों की स्पीड 0, मोमेंटम भी Yes, 0 sir. है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, ठीक है। अब हमने गन से बुलेट को फायर किया तो अंदर कुछ मैकेनिज्म हुआ, इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स कुछ है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा, ठीक है। तो हमने लिखा भी है P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। तो गन से बुलेट फायर करने के बाद बुलेट तो जाती है आगे की तरफ और गन जाती है पीछे की तरफ, तो बुलेट जा रही है आगे की तरफ किसी v1 स्पीड से और गन जाती है थोड़ा पीछे की तरफ किसी v2 स्पीड से, है ना। अगर गन को हाथ से पकड़ा हुआ नहीं है तो गन पीछे चली जाएगी, बट आपको पता है गन को कोई ना कोई पर्सन बिल्कुल ग्रिप करके रखता है, इसलिए गन को पर्सन रोक देता है, पीछे जाने नहीं देता है। बट अगर फ्री हो तो गन पीछे चली जाएगी, तो जिस स्पीड से पीछे जाएगी इसको हम क्या कह रहे हैं, है ना, रिकॉइल स्पीड। तो ये जो बैकवर्ड स्पीड है गन की पीछे की तरफ, वो है रिकॉइल स्पीड, और हमने पता कर ली रिकॉइल स्पीड, है ना, ठीक बात। तो न्यूटन के थर्ड Yes, लॉ sir. एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं था। हाँ, ये बैट्समैन वाला अच्छा हो सकता है, देखिए क्या है, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके, without changing its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted by the bat? By कुछ है ही नहीं ऐसा तो। What is the impulse imparted to the ball? Mass of the ball is 0.15 kg. ठीक है, एक बार का क्वेश्चन तो मैंने रीड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20, okay, mass of the ball is 0.15 kg, है ना। इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप IMP लगा दें, आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। ओके, लेट दिस इज अ बैट। तो प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा आपको कि सिचुएशन है क्या। लेट दिस इज द बैट, बॉल आ रही है किसी एक डायरेक्शन से, बॉल आ रही है, ठीक है। दिस इज द इनिशियल डायरेक्शन, मास ऑफ द बॉल, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल। बॉल हिट करने के बाद जाती है किसी दूसरी डायरेक्शन, ठीक है। जब बॉल जा रही है तो उसकी स्पीड जो है वो तो सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं, डायरेक्शन चेंज है, स्पीड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज है। और डायरेक्शन में एंगल कितना है गाइस, कुछ बोलो, इनिशियल डायरेक्शन, 45 फाइनल डिग्री। डायरेक्शन। 45 डिग्री। 45 डिग्री, डिफ्लेक्शन 45 डिग्री का कर दिया। आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो आपने बॉल को इस तरह से डिफ्लेक्ट किया कि आने वाली डायरेक्शन के बीच में यहाँ पर यह एंगल 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ठीक है, आपको बताना है कि बैट्समैन ने बॉल पर कितना इंपल्स अप्लाई किया है, और इंपल्स को फाइंड करने का एक अच्छा मेथड है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज लेकर इंपल्स पता करना। तो आपको पता करना है कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर
एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं। कैसा बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर। डॉटेड लाइन दिख रही है गाइस? बता दे मुझे। यस सर। दिख रही है, और कहाँ दिख रही है? एग्जैक्टली मिड में। तो टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। हाफ एंगल कितना होगा? 45 बाय 2, 45 बाय यस सर। 2 है ना। हाफ एंगल इतना होगा। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली डॉटेड लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तब काम कुछ कंप्लीट होगा। तो इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ड्रॉ और कर दी है। किसके परपेंडिकुलर? एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पीआई की डायरेक्शन देखिए आप। पीआई इनिशियल मोमेंटम, थोड़ा और सही कर देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम। पीआई की डायरेक्शन आप देख लें। जब बॉल आ रही थी तो उसकी डायरेक्शन सर ये थी, स्क्रीन दिस इज ब्लर द हो गई। डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम। जब बॉल जा रही है तो जाते समय मोमेंटम किस डायरेक्शन में है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पीएफ। तो आपने पीआई और पीएफ की डायरेक्शन देख ली। अब एंगल की बात कर लेते हैं। अब एंगल की बात कर लेते हैं। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, इस एंगल बाइसेक्टर को देखें। ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 45 बाय 2। 45 बाय 2, क्योंकि कंप्लीट एंगल 45 है, और ये हाफ एंगल, और ये हाफ एंगल। तो हाफ एंगल आप देख पा रहे हैं ना, ये हाफ एंगल कितने कितने होंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में पीआई का कंपोनेंट क्या होगा? तो वो होगा पीआई cos 45 डिग्री। पीआई cos 45 डिग्री। और पीआई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? तो वो होगा पीआई sin 45 बाय 2 डिग्री। 45 बाय 2 भी करना था, है ना भाई। देखिए, अब सब जानते हैं, अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो उस वेक्टर का उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आता है a cos थीटा, और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ कंपोनेंट आता है a sin थीटा। अब हमारा थीटा कितना है यहाँ पर? 45 बाय 2। 45 बाय 2, यहाँ पर भी 45 बाय 2 एंगल है। थीटा डैश मान लेते हैं, 45 बाय 2 एंगल है यहाँ पर। ठीक है, तो पीआई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट दिख गया आपको। अगर आपको एंगल भी देखना है तो इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके यहाँ पीआई लिखकर यहाँ एंगल दिखा सकते हैं। कितना है ये? 45 बाय 2। तो पीआई का इधर कंपोनेंट और पीआई का इधर कंपोनेंट देख लिया आपने। पीएफ के कंपोनेंट की बात करते हैं गाइस। अब बताइए, पीएफ का इधर कंपोनेंट कितना होगा? कोई भी एक जना बता दे। पीएफ cos थीटा। सही बोल रहे हैं कि ये पीएफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कह रहे हैं पीएफ cos थीटा। थीटा नहीं, पीएफ cos 45 बाय 2। थीटा तो 45 लिखा है मैंने। सही बात? आवाज यस नहीं है सर। भाई। पीएफ cos 45 बाय 2। सेम पीएफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? पीएफ का इस PF डायरेक्शन, sin इस डायरेक्शन में 45 तो by होंगे। 2. पीएफ पीएफ sin थीटा। sin 45 बाय 2। 45. बिल्कुल सही। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम हो जाए तो बता देना। यस सर, हो गया। डायग्राम हो गया, और किसी को टाइम लग रहा है, गड़बड़ हो रही है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो बैट दिख रही है, बॉल आते समय भी दिख रही है, जाते समय भी दिख रही है।
और क्वेश्चन में बताया क्या है, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू व्हाट, आई थिंक 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जानते हैं क्या? पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद, है ना? या हो जाएगा 15? हो थोड़ा जाएगा सर, बताइए, 15 चेंज आ हो रहा है रहा सर। है शायद ना, 15 मीटर पर सेकंड। एक बार वापस बताओ तो, मुझे ऑडियो क्लियर नहीं आया। सही है यस सर। है ना? 18 3 जा 54 होता है, तो 3 टाइम कैंसिल होगा, 3 इंटू 5 15। आपको पता है फैक्टर 5/18 से प्रोडक्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, तो आपने डायग्राम भी देख लिया। अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या? यस और नो? इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या? यस और नो? नो सर। बिल्कुल सही, नो। तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसलिए मुझे बताना पड़ा नो। रीजन, मैग्नीट्यूड सेम है किसका, पी आई इक्वल टू पी एफ। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन में कहा है कि आते समय स्पीड जाते समय स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का। तो मोमेंटम के मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन कुछ अलग है। तो मैंने बता दिया आपको, इस डायरेक्शन में नो, चेंज नहीं हो रहा है मोमेंटम। चलिए दूसरी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को देखो। अब इस डायरेक्शन को, क्या इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है? तो आंसर है नो सर। यस, हो रहा है, हो रहा है। डायरेक्शन कैसे हो चेंज रहा है होता है। देखिए, जब बॉल आ रही थी, इस बॉल को देखो, जब बॉल आ रही थी तो मोमेंटम की डायरेक्शन ये थी, जब बॉल जा रही है तो मोमेंटम इधर नहीं है, मोमेंटम किधर है, इधर है। देख रहे हैं ना? तो यस यस इसलिए। सर। अब वापस नो को भी देख लो, अब ज्यादा बात समझ में आएगी। तो जब बॉल आ रही थी तब पी आई साइन 45/2 था, जब बॉल जा रही है तब पी एफ साइन 45/2 था। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए बॉल आ रही हो या बॉल जा रही हो, इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है। बट जब बॉल आ रही थी तो यहां मोमेंटम था, जब बॉल जा रही है तो यहां नहीं है, मोमेंटम यहां है। डायरेक्शन चेंज। और किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हो गया है उस डायरेक्शन में। तो आई थिंक ये यस और नो आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है, यहाँ पर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। अगेन स्क्रीनशॉट ले लो, ये यस और नो ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है, अब इसको देखो और क्वेश्चन खत्म करते हैं। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी मींस चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, है ना? तो चेंज इन मोमेंटम को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे लिखना पड़ेगा पी आई कॉस 45/2 माइनस माइनस प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस आएगा, और होता है ना। तो आप पहले ऐसा लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम के लिए, बात ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पी एफ कॉस 45/2 माइनस माइनस पी आई कॉस 45/2। ये डबल माइनस क्यों आया? ऑपोजिट डायरेक्शन से, दिख रहा है ना माइनस। तो एक्चुअल में क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए डायग्राम में दिख रहा है ये एरो जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा। अब क्या होगा वो देखिए। तो पी एफ प्लस पी आई, ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया cos 45/2, और बीच में है प्लस, माइनस 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 प्लस, तो कॉमन आ गया cos 45/2,
अब पीएफ और पीआई की बात करें तो ये है एम वी प्लस एम वी, है ना, V1 V2 बराबर है, ये V क्या है 15 15 15 cos 45/2, ओके, 2mv cos 45/2, cos 45/2 हो गया यहां तक? Yes, sir. चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस cos 45/2 की वैल्यू कोई पता लगा सकता है? cos θ/2 के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं आई थिंक, तो मैं बताता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 2 cos 2 थीटा माइनस 1, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट आएगा। पहले तो मुझे बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सुना है, देखा है, पढ़ा है कहीं? ये फॉर्मूला, Yes, ये sir. स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में और कभी कभी फिजिक्स में भी यूज आता है, और इससे मैंने ये फॉर्मूला बनाया जो कि सही नहीं है, अब सही है, नेक्स्ट स्टेप में भी अब सही है। तो ये जो फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आईएमपी इसीलिए लगाया था, एक तो डायरेक्शन वाली नॉलेज और दूसरी cos 45/2 की वैल्यू अगर आपको पता करना पड़ जाए विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। cos थीटा का फॉर्मूला है cos 2 थीटा प्लस 1/2। थोड़ा कुछ बच्चे चेक करके यस नो बता दें, 2 3 4 जने सभी बता दें स्टेप सही है क्या ये फॉर्मूले के, फिर हम यहां आगे बढ़ें। तो ये फॉर्मूला सही है, इससे ये भी सही है, इससे ये भी सही है। आप लोगों की बिल्कुल आवाज नहीं आई, जल्दी बता दें। Yes, sir. किसी को ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है ना, तो मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला होता है, अगर ये होता है तो नेक्स्ट नेक्स्ट दोनों स्टेप चेक कर लें सही है क्या, ये फॉर्मूला तो होता है और मोस्ट ऑफ को पता होगा। आई थिंक नहीं पता है तो ये अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। सर काम आपकी आता आवाज है। क्लियर नहीं आ रही है। आवाज कैसे क्लियर नहीं आ रही? बाकी लोग Sir, clear है। बाकी लोग, आवाज तो है ना, या तो आएगी ही नहीं या फिर क्लियर ही आएगी। आ रही है ना? चलिए, हाँ भाई, cos 45/2 पर ये फॉर्मूला फिट कर दें, थोड़ा दिमाग लगाकर। cos 45/2 पर ये फॉर्मूला फिट कर दे दिमाग लगाकर, तो देखिए cos 45 + 1/2। अब यस नो ही बोलना है आपको, हाँ या ना। गड़बड़ है तो वो बताओ, सही है तो ठीक है सर, यस सर, जल्दी बताइए। बताएं, Yes, sir. एक दो जने और बता दें। तो ये जो आप काम कर रहे हो ना, बैट और दिख रहा है, बॉल आ रही है जा रही है, तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ये, इसको समझ लिया तो समझो आपने एक अचीवमेंट कर लिया आज। तो बैट ने बॉल को 45 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट किया था। क्वेश्चन तभी होगा जब एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, फिर उसके 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की है, ये एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करती है। होता है ना जैसे वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये एग्जैक्टली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, बट हम कंपोनेंट ले सकते हैं।
पीआई का हॉरिजॉन्टल मतलब कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट। पीआई की बात हो गई। फाइनल जो मोमेंटम है उसकी भी दो कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे, एक इधर दूसरा इधर। फिर हमने देखा जब बॉल आ रही थी तब भी इधर मोमेंटम था, उतना ही था। जब बॉल जा रही है तब भी इधर मोमेंटम था, उतना ही मैग्नीट्यूड है दोनों का। तो इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, बट इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। जाते समय यहाँ मोमेंटम है, जाते समय, आते समय है ना, आते समय यहाँ मोमेंटम है पी cos 45/2। बट जब बॉल जा रही है तो इधर मोमेंटम नहीं है, इधर है। तो इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज हो गया। और चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। माइनस माइनस प्लस किया था हमने, क्योंकि डायरेक्शन क्या थी? ऑपोजिट। इंपॉर्टेंट बात। cos 45 कॉमन लिया, pf प्लस पी लिखा, बिकॉज pf pi दोनों ही क्या है? mv लिख दिया, सम किया। m हमें पता है, v भी हमने पता कर रखा है ना, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v सेम है। cos 45 की वैल्यू 0.707। अब आप सोचेंगे ये कहां से आ गया? cos 45 की वैल्यू सब जानते हैं आप लोग, 1/√2। यस नो? Yes, sir. और 1/√2 की वैल्यू अगर नहीं पता है तो आज से ध्यान रखें, 0.707 सम कर दें तो अंदर कितना आएगा? कितना आएगा? 1.707 डिवाइडेड बाय 2। अगर कैलकुलेटर है तो फटाफट बताओ 1.707 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट कितना होगा, और फिर हम आंसर चेक करेंगे। तो ये जो एंड कर रहे हैं ये तो बड़ी ऑर्डिनरी बात है। जो हमने ये बैट बनाकर बॉल को डिफ्लेक्ट किया, डायरेक्शन वाली जो बात हमने यहाँ की है वो आप समझ लेना। तो ये एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको डायरेक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है वेक्टर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस किया था, उसको भी अच्छे से सोच लेना उसके बारे में। आप डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन। सॉल्यूशन कर लिया हो तो बताइए। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ I इक्वल टू 2 इंटू 0.15 इंटू 15 इंटू आपका वेट। .805 रूट ऑफ 0.805। कैलकुलेटर से फटाफट इसका अंडर रूट करके बता दो। 0.9 2। ठीक है, मान सकते हैं। 9 9 जा 81। आपने किसका अंडर रूट किया है? 0.85 का किया है क्या? बिल्कुल सही, 8535। तो मानना पड़ेगा, ठीक है। ये 0.92 तो लिख देता हूं मैं 0.92। प्रोडक्ट कीजिए, आंसर मैच कीजिए। प्रोडक्ट कीजिए, आंसर मैच कीजिए। मैं आपको आंसर बताता हूं। आई थिंक इसका आंसर बताएं आप भी। 4.6 4.16 के आसपास कुछ आ रहा है क्या? 4.14। 14। यस सर। ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
4.1 भी आ जाए तो हमारा तो काम हो जाएगा। आप चेक करके बता दें 4.1 आ रहा है क्या। तो ये आज का एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको IMP अप्लाई किया था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वाली बात इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है, उस पर थोड़ा आप तसल्ली से बाद में रिवाइज कर लेना, सेल्फ इसको वापस करके देखना। हाँ भाई, किसी ने ये बताया है, सही बताया क्या? यस सर। है ना, 4.1 भी चलेगा, 4.14 बता रहे हैं kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड, दिस इज द आंसर। तो बैट ने बॉल पर इतना इंपल्स अप्लाई किया है और वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अ स्टोन ऑफ मास, गाइस इरेज कर सकते हैं इसको? Yes, sir. सबका हो गया आई थिंक, है ना? इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्स्ट्रा, है ना, याद कर लेना। मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है, वापस फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाते हैं उनके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में मास आपको गिवन है आई थिंक 0.25 kg, और एक सिस्टम है कुछ इस तरह से कि मास ऑर्बिटिंग कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो ओमेगा होगा। ओमेगा के बारे में कुछ बताया हुआ है क्या आपको? एंगुलर वेलोसिटी, यस, आपको तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सब कुछ पता है, हाँ या ना? ओमेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सब कुछ मालूम है आपको। तो आगे बढ़ते हैं फिर, तो फॉर्मूलाज की पहली बात कर लेते हैं। V इक्वल टू होता है ओमेगा आर, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर, या फिर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, कुछ बताएं? ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना, तो V की वैल्यू पुट की है। तो कुछ फॉर्मूलाज काम आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। तो मास मैं लिख लेता हूं, बताइए मास कितना है? पॉइंट, थोड़ा जल्दी 25 बता दें, kg. वापस बोलिए। 25 kg. 0.25 kg, ठीक है, 0.25 kg। और कुछ इंफॉर्मेशन, चलिए रीडिंग ही कर लेते हैं। आगे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई आप लोग भी देखें। टाइड टू अ एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, रेडियस कितनी है? R इक्वल टू 1.5 मीटर ही है ना, मीटर ही है। और कुछ इंफॉर्मेशन Speed बता दें। 40 revolutions per minute. 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो Sir, एक्चुअल speed. में स्पीड कौन सी है? ये ओमेगा है। 40 Revolutions per revolution minute. पर मिनट, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखिए मैंने यूनिट लिखी है रेडियन पर सेकेंड। 40 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल होता है। एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 2 पाई। अब इन्होंने तो 40 रिवॉल्यूशन बोला है, 40 या 14? 40? Sir, 40. ठीक है, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब पर मिनट, मिनट में आपको समझ गया ना कितने सेकंड्स होते हैं। तो अब हमारी ओमेगा की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड। आप जो स्पीड कह रहे हो ना, ये एंगुलर स्पीड है, रिवॉल्यूशन वर्ड दिख रहा है ना, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 40 रिवॉल्यूशन वर्ड दिख गया तो मैंने 2 पाई से प्रोडक्ट किया। पर मिनट, तो पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से और डिवाइड कर दिया। तो अब ये स्टैंडर्ड यूनिट में हमारा ओमेगा सामने है। तो ओमेगा को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, है ना। पाई को तो रहने दें, 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है।
ये आ गया हमारा ओमेगा। अब पता क्या करना है, क्वेश्चन आगे रीड कर लेते हैं। अब पता क्या करना है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, इसमें व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टोन है या जो भी है ये m मास का, इसको किसी स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करवाया जा रहा है ना। आपने स्ट्रिंग का एक एंड पकड़ रखा है और स्टोन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो 100% टेंशन फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, या वो टेंशन फोर्स क्या होगा, तो क्या होगा टेंशन फोर्स, तो T इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा हाफ एम नहीं mv² अपॉन आर। थोड़ी हेल्प कीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सही लिखा है mv² अपॉन आर, है ना। देख लीजिए, आपने कार के मोशन Yes, में भी sir. mv² अपॉन आर लिया है बहुत जगह, है ना। v² अपॉन आर तो होता है एक्सेलरेशन, m से प्रोडक्ट करते ही ये हो जाता है fc सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई अभी तक, ट्रू। Yes, sir. इसी की बात पूछ रहा Yes, हूँ, sir. फिर आगे बताऊंगा। fc इक्वल टू mv² अपॉन आर होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, है ना। तो टेंशन की डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ, तो टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से टेंशन पता कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हम सेंट्रीपिटल फोर्स पता कर सकते हैं क्योंकि हमें ओमेगा पता है, आर पता है, हमें मास भी पता है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स तो पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम टेंशन पता कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के इक्वल होगा इस क्वेश्चन में, पता करते हैं। तो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का हो गया, स्टार लगा रहा हूं, ये फिजिक्स है इसकी। ओके, मास की वैल्यू आपने कहा 0.25 kg, इसका मतलब 1/4 kg। आप समझ गए होंगे 1/4 kg लिख सकते हैं इसको, इनटू v²। अब ये v² कैसे पता करें बताएं भाई, v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, तो इसका मतलब ओमेगा आर अपॉन आर 1/4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। आई थिंक समझ गए, ऊपर आर स्क्वायर आएगा, नीचे आर है, एक आर कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, 1/4 ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो वो है 4 पाई अपॉन 3 होल स्क्वायर इनटू आर की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर। सॉल्व करते हैं, t इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 1.5 बाय 3। ऊपर 2 बार 4 लिखना पड़ता है ना, स्क्वायर है, और नीचे एक बार 4 है, कैंसिल हुआ। पाई स्क्वायर की वैल्यू, पाई स्क्वायर की नियरली इक्वल टू वैल्यू क्या होती है 10। 3.14 का स्क्वायर करेंगे ना, नियरली इक्वल टू 10 मिलेगा। तो इसको सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं। डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल कीजिए, 3 2 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, मतलब डिवाइड तो करना ही नहीं है। 2 इंटू 10 नियरली इक्वल टू 20 न्यूटन आ रहा है टेंशन। बताइए बुक में आपके टेंशन की वैल्यू नियरली इक्वल टू 20 आ रही है क्या। पाई स्क्वायर को मैंने 10 माना है, ऊपर बस 2 ही दिख रहा है मुझे, 2 इंटू 10 20। बताइए टेंशन की वैल्यू नियरली इक्वल टू 20 आ रही है क्या, या कुछ गड़बड़ की हुई है। आवाज ही नहीं आई आपकी।
हाँ भाई, चेक नहीं किया किसी ने? या सभी सर को 6.6 न्यूटन दे रखा है। 6.6 न्यूटन। Yes, sir. 6.6 न्यूटन। नो नो नो, दिस इज ओके। मास की वैल्यू सही है, रेडियस तो खैर v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तो। हाँ, एक इशू आ रहा है गाइस, इधर देखें, ये 3 जो है ना, ये 3 स्क्वायर में था, और 3 अगर स्क्वायर में था तो एक 3 नीचे बच गया ना। तो आप जो मुझे कह रहे हो ना, यहाँ पर 3 एक छूट गया था। 20 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है? 6.67। आई थिंक आप यही तो कह रहे थे अभी। Yes, sir. 6.6, तो कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। 4 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर था, तो इस 3 से मैंने कैंसिल कर दिया था, बट एक 3 अभी भी बच गया था। डन है ना। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमने इंपॉर्टेंट कर लिया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, और पार्ट्स भी हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके।